Hello everyone, I'm Dr. Ganeshka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So today in this video we will discuss the static plus current affair of polity. ट्रिब्यूनल्स जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं क्योंकि ये एक तरीके से जो भी इश्यूज अराइज होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर या फिर मतलब कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज की बॉडी है उसके बीच में ये उनको सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। जुडिशरी के बाद ट्रिब्यूनल्स ही हैं जो अपना पार्ट परफॉर्म करते हैं जस्टिस अवेल कराने का। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 जो आया है उसका करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर आपका चैप्टर भी है तो उसके स्टैटिक के सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नो एक्स्ट्रा थिंग फॉर यू। और उसी के साथ जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो पॉलिटी के होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है उसी के साथ जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको ये पावर दी जाती है कि आप अपनी पावर्स को यूज़ करके ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हैं या अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पावर को यूज़ करके प्रेसिडेंट ने एक नया रिफॉर्म लाए हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, दैट इज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि टाइटल जो है उसके अंदर पॉइंट है कंडीशन ऑफ सर्विस। कंडीशन ऑफ सर्विस से ही आपको जो है आगे का कंटेंट समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी सर्विस के कंडीशंस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं और बात किसकी की जा रही है, ट्रिब्यूनल्स की जा रही है। तो ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका आधा जो माइंडसेट है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हम कंडीशंस की सर्विस की बात करें। कंडीशन ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका टर्म कितना होगा, कितनी एज लिमिट तक आप काम कर सकते हैं या फिर क्या फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके कंडीशन ऑफ सर्विस के अंदर आ गई। ठीक है, ये है बेसिक चीज। अब उसी के साथ जो है क्या होगा कि जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली क्या होता था कि जब कोई भी एक्ट बनाई जाती थी तो उसके अंडर एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो आप जा नहीं सकते ना किसी भी छोटी छोटी डिस्प्यूट को लेकर या चीज़ को लेके। तो ये जो अपीलेट अथॉरिटीज़ थी 9 लॉज के अंदर, 9 एक्ट्स के अंदर, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है हाई कोर्ट से। मतलब कि अभी तक जो अपीलेट अथॉरिटी जजमेंट दिया करती थी उन 9 लॉज के अंदर, अब उनकी जगह हाई कोर्ट अपनी जजमेंट देगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब ये देखिए कि ये जो ऑर्डिनेंस रिलीज किया गया है वो फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड किया गया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंस एक्ट 2017 आखिर है क्या कि जिसको अमेंड करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंस एक्ट जो 2017 में रिलीज किया गया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसको एम्पावर कर दिया गया था कि देखिए अपीलेट अथॉरिटी को बनाने के लिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपीलेट अथॉरिटी की बात नहीं करिए, अपीलेट अथॉरिटी को बनाने के लिए जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन मेंबर्स की होगी, उसी के साथ जो मेंबर्स उनके उनके टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज की, उनकी कॉम्पोजिशन कमेटी की क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें कौन नोटिफाई किया करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी। अब यही जो 3 चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन, टर्म कंडीशन और कॉम्पोजिशन, इसके अंदर चेंज लाया जा रहा है। कितने ट्रिब्यूनल्स का, 19 ट्रिब्यूनल्स के लिए जो थी ये फाइनेंस एक्ट 2017 थी, बट अब चेंज किसके लिए अंदर लाया जा रहा है, 9 लॉज के अंदर लाया जा रहा है। ये जो 19 ट्रिब्यूनल्स के थे इसके अंदर आपका कस्टम भी हो सकता था, एक्साइज, सर्विस टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, बहुत सारे थे। ये जस्ट एक आपके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अब क्या होगा कि जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल के वो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाते थे ट्रिब्यूनल्स के। ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे किए जाते थे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के। तो फर्स्ट तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट यही हो गया कि किसके थ्रू जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं और किसके रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अभी। ठीक है, उसी के साथ ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, अब इसके ऊपर आते हैं कि इस कमेटी के अंदर कौन कौन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पास टाइम नहीं है कि वो आगे आके काम करे, तो वो क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीनियर मोस्ट जज के को नॉमिनेट कर देंगे कि जाइए आप जाके जो है आप चेयरपर्सन बन जाइए किसके, सिलेक्शन कमेटी के। और ये जो चेयरपर्सन होता है वो किसके थ्रू होता है, कास्टिंग वोट के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। और उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो एज एन मेंबर जो होगा, सेक्रेटरीज जितनी भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको नॉमिनेट करता है एज मेंबर। ठीक है,
ये रिफॉर्म के अंदर मेंबरशिप की बात हो गई। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस की। तो देखिए जो चेयरपर्सन होगा, अब उसका जो टर्म होगा वो कितना होगा, 4 इयर्स का होगा, या फिर वो 70 इयर्स का टाइम क्यों नहीं कर लेता। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो 70 साल का पहले हो गया, पर उसका 4 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तो भी उसको रिटायरमेंट लेनी होगी। तो इस वजह से ये वाला जो फ्रेज है विच एवर इज अर्लियर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बस इन चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं और जो उसके साथ कोई पॉइंट लिखा होता है वो नहीं करते, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 4 साल का जो होगा टाइम पीरियड और उसी के साथ 70 ईयर्स की जो टाइम लिमिट है, एज लिमिट है, वो रखी गई है। किसके लिए रखी गई है, स्पेसिफिकली चेयरपर्सन के लिए रखी गई है। उसी के साथ जो अदर मेंबर्स है उनके लिए जो एज लिमिट है वो रखी गई है 67 ईयर्स की, पर जो टाइम पीरियड रखा गया है, उनका टेन्योर रखा गया है, वो 4 ईयर्स का रखा गया है। इसी के साथ मैं आपको एक करंट अफेयर और बता दूं, अगर कल का हिंदू आपने पढ़ा होगा तो जो फ्रंट पेज है उसी में ये दे रखा था कि जो हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है उसका जो टर्म होता है वो तो रहेगा ही, बट क्या होता था कि विजिलेंस से रिलेटेड जो है इश्यूज आ जाया करते थे कि अगर एक ही पर्सन जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में या फिर एक ही जगह जो है वो 5 साल के लिए या 6 साल के रहेगा, तो होता है कि आगे जाके उनकी कोई साठगांठ हो जाए और वो करप्शन कर ले, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कुछ कर दे। तो अब जो है कल ही एक न्यू लॉ लाई गई है जिसमें एक आ गया है कि जो विजिलेंस कमीशन का पर्सन होगा या जो मेंबर होगा उसको हर 3 साल के बाद उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी और जगह। तो ये चीज जो है जब आप विजिलेंस कमीशन पढ़ेंगे आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर करंट अफेयर से अपडेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा नहीं, तो जहां भी आपने है ये वाला पॉइंट आप साथ के साथ लिख दीजिए कि हर 3 साल के बाद जो है उसका ट्रांसफर होगा दूसरी जगह। मैं टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, टर्म उतना ही रहेगा, बस जो ट्रांसफर का टाइम होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं कि कौन सी 9 लॉज हैं कि जो रिप्लेस की गई है अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंदर जो अपीलेट अथॉरिटी हुआ करती थी या ट्रिब्यूनल हुआ करता था, या फिर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंदर, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर, कस्टम एक्ट 1962 के अंदर, पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर, उसी के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 की जो है, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 2002 का, और लास्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की थी। ये टोटल जो है इन सारी लॉस को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये तो बात हुई करंट अफेयर की। अब आते हैं ट्रिब्यूनल के स्टैटिक पोर्शन पे जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। अब आप ये देखिए कि सिंपल सी चीज़ है कि आपको याद होगा अगर कि पहले भी यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आपको कोई भी एक, जैसे प्रेसिडेंट का ही मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट का मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन दे दिया जाता है आपको और आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ये वाली चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको ट्रिब्यूनल दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ट्रिब्यूनल जो है वो किस तरीके की बॉडी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको ये पॉइंट्स याद रखने। तो देखिए ट्रिब्यूनल जो है वो एक तरीके का क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर उसके पास जुडिशियल राइट्स नहीं है एक कोर्ट के कंपैरिजन में, बट कुछ उसके पास पावर है कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये वाला प्रीलिम्स का पॉइंट याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इसको बनाया गया है तो वो किस तरीके के इश्यूज को सोल्व कर सकता है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं ये उनको सोल्व करेगा, और उसी के साथ ये अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना कि जैसे कि एक थर्ड मेंबर पार्टी की तरीके से, उसी के साथ जो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज होती है उनके राइट्स को डिटरमाइन करना कि अगर वो लड़ने आ रही है तो उनको बताना कि नहीं आपके ये राइट्स है, आपके ये राइट्स है। उसी के साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना या फिर जो भी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है उसको रिव्यू करना कि क्या वो सही है या नहीं है। तो ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं कि क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ट्रिब्यूनल्स तभी से थे, तो अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली जो है ट्रिब्यूनल्स पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये भी आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है, इसको आप एक सिंपल एक्सप्लेनेशन सोच के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 की आई थी उसके अंदर सबसे पहले ट्रिब्यूनल का प्रोविजन दिया गया था, और किसकी रिकमेंडेशन पे दिया गया था, ये भी आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है। और उसी के साथ ये वाला पॉइंट तो आप अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि ये चीज़ें पूछी जाती है कि आपको दिया जाएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर कोई भी कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड हो जाएगा, रिकमेंडेशन ऑफ द किसका, ट्रिब्यूनल्स का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं
कि अमेंडमेंट जो लाई गई अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उससे कौन सा पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पार्ट 14A जो है उसमें ट्रिब्यूनल्स के साथ डील किया जाता है और इसके अंदर 2 आर्टिकल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। फर्स्ट इस आर्टिकल 323A और फिर दूसरा इस आर्टिकल 323B। ठीक है, तो पहले ए को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये क्या थे कि 320A के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स को रखा गया, डेट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। क्योंकि आप ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इंडिया का कितना बड़ा है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक सर्विसेज में कोई पर्सन जो एंगेज होता था, अगर उसका कोई डिस्प्यूट है उसकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसकी सर्विस से रिलेटेड, तो वो आर्टिकल 320A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, उसी के साथ जो आर्टिकल 323B जो आया उसमें क्या कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो यहाँ पे कवर कर लिया गया, अब जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचे हैं उसको कहाँ रखेंगे। तो जो ट्रिब्यूनल्स अदर सब्जेक्ट्स के लिए रखे गए उसमें जैसे आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई डिस्प्यूट है, या फिर इंडस्ट्रियल एंड लेबर का है। जो स्टूडेंट्स EPFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अभी करंट अफेयर के अंदर भी है। उसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, फूड है, या फिर अर्बन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है कोई भी, इलेक्शन जो पार्लियामेंट के होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, या फिर जो रेंट एंड टेनेंसी राइट्स मतलब कि अगर आप कहीं पे किराए पे जाके रहते हैं तो वो आपको क्या राइट्स मिलेंगे, या फिर जो ओनर है होम ओनर उनको क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आर्टिकल 320B के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमने अपना करंट और स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं इसको, अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप फैमिलियर होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से UPSC में पूछे जाते हैं आपसे। तो A इज डोगरी, B इज राजस्थानी, C इज सिंधी एंड D इज मणिपुरी। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो B है राजस्थानी लैंग्वेज जो है वो अभी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखी गई है। अब आपसे ये जो मतलब कि सब्जेक्ट है या फिर ये जो टॉपिक है, इससे आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि प्रीवियसली पूछे जा भी चुके हैं। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही हो गया कि कौन सी लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था, मतलब स्टार्टिंग की लैंग्वेज जो है। और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो है जस्ट न्यू जो है वो कौन सी ऐड हुई है। जस्ट न्यू वाला जो है क्वेश्चन वो पहले UPSC में आ भी चुका है, तो PCS वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं और EPFO वाले स्टूडेंट्स उसको अच्छे से देखेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं 8th शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे असमीज हो गया, बंगाली लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, उसी के साथ मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली लैंग्वेज जो है, उड़िया हो गई आपकी, पंजाबी हो गई, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी क्या हो गई आपके सेकेंड जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946-47। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से क्वेश्चन है ये आपके पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से। सो A इज मोतीलाल नेहरू, B इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, C इज सरदार पटेल एंड D इज C राजगोपालचारी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो B ऑप्शन जो है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कि और किस किस के थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो खाली एक कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो नहीं बनाए गए थे या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एक्सटर्नल अफेयर और जो कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे उन दोनों के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ये रहे थे। ये फर्स्ट और एज वेल एज सेकेंड इंटरिम कैबिनेट जो बनी थी दोनों के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम में वो कौन थे, लॉर्ड वेवल थे, वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एज प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 368। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि देखिए कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आता है बट आर्टिकल 368 के अंदर जो है उसको नहीं किया जाता, मतलब कि प्रिस्क्राइब जो है वो नहीं किया जाता। तो A इज आर्टिकल 54, B इज आर्टिकल 154, C इज आर्टिकल 169 एंड D इज आर्टिकल 214। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 169 जो है वो किससे पहले तो एसोसिएटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी होती है, तो ये किसके पास होती है पावर, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पे उसका अबोलिशन करना या फिर क्रिएशन करना जो है वो आर्टिकल 169 से डील करता है। बट देखिए कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर क्रिएशन या अबोलिशन किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी, ठीक है। बट जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, मतलब कि जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, इसके अंदर इसको अमेंड नहीं किया जाता, एक सिंपल मेजोरिटी से इसको अमेंड कर लिया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है आर्टिकल 169 को अमेंड करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल इन 1950 इन द इंडियन पार्लियामेंट। ए इज बलदेव सिंह, बी इज नरहर विष्णु गदगिल, सी इज सरदार पटेल एंड डी इज जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार इसे अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। गिव अ थम्स अप टू वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।